अब आते हैं हम अगले राजपूत वंश पे जिसका नाम है चंदेल वंश। बुंदेलखंड का चंदेल वंश, बुंदेलखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैला हुआ है ना। मध्य प्रदेश के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के जैसे झांसी, महोबा, ललितपुर, है ना। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, है ना, निवाड़ी, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट को, है ना, मिला दो तो ये वाला पार्ट बुंदेलखंड का बनता है। तो अब आते हैं इस वंश पे, है ना। संस्थापक नन्नुक, कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। संस्थापक कौन? नन्नुक। नन्नुक के बाद वाकपति, वाकपति के बाद जय शक्ति, विजय शक्ति, और जय शक्ति के नाम पर ही इस वंश को जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति का वंश भी कहते हैं, है ना। ये जो एरिया है इस एरिया को जेजाक भुक्ति बोल देंगे और जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश कहा जाता है। ये एरिया जय शक्ति के नाम पर, ठीक है, जेजाक भुक्ति कहा जाता है। इसके बाद आएंगे राहिल और राहिल के बाद आएंगे श्रीहर्ष, ठीक है। श्रीहर्ष के पश्चात कुछ और चंदेल राजा आएंगे जिनके बारे में हम देखेंगे। यदि आप यहाँ पर देखें तो महोबा और कलिंजर, है ना, दो प्रमुख यहाँ पर जगह दिखाई गई हैं। कलिंजर, है ना, इनिशियल राजधानी होगी, आगे चल करके खजुराहो बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लेगा, ठीक है। तो देखिए फिर वहां पर जो हमने देखा, है ना, वापस से देखिए, नन्नुक, वाकपति, जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, श्रीहर्ष, ठीक है, ये राजा हुए। अब कब से कब तक हुए वो सामने हैं आपके, ठीक है। कुछ साल राज किया, सब आगे बढ़ते गए, है ना। तो वंश की स्थापना 9वीं सदी में यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि 9वीं सदी में वंश की स्थापना हो गई। आगे चल करके जब स्वतंत्र होंगे ना, तो वास्तविक जो स्वतंत्रता मिलेगी वो धंगदेव के समय ही मिलेगी। तो फिर यशोवर्मन, यशोवर्मन के बाद धंगदेव, ठीक है, धंगदेव के बाद गंडदेव, गंडदेव के बाद विद्याधर, और विद्याधर के बाद अंतिम शासक जो आएंगे वो आएंगे परमार्दी देव, परिमल या परमल भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, ठीक है। और अभी इनके बारे में हमने जिक्र किया था कि इनको पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, ठीक है। अब ये विद्याधर और गंडदेव जो वाला समय है, आप देखिए इस समय को, इनफैक्ट धंगदेव वाला भी समय देखिए। धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, इन शासकों ने बुंदेलखंड को या चंदेल वंश को उस समय संभाला था जब बार बार आक्रमण हो रहे थे महमूद गजनवी के। इनफैक्ट हम देखेंगे अभी कि विद्याधर ने किस प्रकार महमूद गजनवी से समझौता किया था, ठीक है। देखते हैं तो जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश। अच्छा, ये जेजाक भुक्ति जय शक्ति के नाम पर ही था, है ना। जय शक्ति, विजय शक्ति हमने नाम पढ़ा था। तो जो संस्थापक थे देखा जाए तो वो कौन है? नन्नुक, है ना। कथाओं के अनुसार ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे, ठीक है। कोई चंद्रवंशीय होंगे, है ना, कोई सूर्यवंशीय होंगे, कोई सोमवंशीय होंगे, ठीक है। जो भी क्षत्रिय हैं तो उनको इसी प्रकार बताया जाता है। ये भी कौन थे? प्रतिहारों के सामंत, ठीक है। अभी हमने देखा था वहां पर, है ना, कौन? चौहान वंश, वो भी प्रतिहारों के सामंत थे। प्रारंभिक राजधानी कलिंजर, महोबा, और नन्नुक के पौत्र जय शक्ति के नाम पर ही इनको जेजाक भुक्ति, है ना, ये जो प्रदेश था इसको जेजाक भुक्ति बोलते थे और जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश कहा जाता था, ठीक है ना। चंदेल वंश का यदि इतिहास में नाम देखा जाए ना, तो ये इनके प्रसिद्ध जो मंदिर की जो कला थी, मंदिर कला, है ना, वास्तुकला, उसी के लिए फेमस है सबसे ज्यादा, तो ठीक है। देखते हैं तो यशोवर्मन, यशोवर्मन के समय तो हमने देखा ना वहां पर के संस्थापक बहुत सारे थे, ठीक है। स्टार्टिंग से हमने देखा कि कितने ही सारे राजा थे जिनके बारे में हमने जिक्र किया, लेकिन वो उतने प्रभावशाली क्यों नहीं थे? क्योंकि अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो उनके बारे में हम ज्यादा देखते नहीं है, नन्नुक, वाकपति। लेकिन क्या है कि आजकल क्रोनोलॉजी पूछने का एक बहुत ज्यादा वो आ गया है ट्रेंड कि भाई इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी। और एमपीपीएससी तो बहुत पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है, यूपीपीएससी, ठीक है। तो दोनों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नन्नुक, वाकपति, जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, श्रीहर्ष, ठीक है। उसके बाद यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर और परमार्दी देव, परिमल। तो देखते हैं यशोवर्मन के बारे में। तो यशोवर्मन जो थे वो हर्ष के पुत्र थे, ठीक है। हर्ष मैंने पहली वाली साइड में बताया था, हर्ष के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे, पराक्रमी शासक थे,
प्रतिहारों के प्रभाव से मुक्त हो रहे थे धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है? 10वीं सदी। और 10वीं सदी में फिर वही बात है ना, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन है? त्रिकोणीय संघर्ष खत्म हो रहा है। जो महान 3 राजवंश थे उनका पतन हो रहा है, और उनका पतन हो रहा है तो यहाँ पर है ना थोड़े धीरे धीरे करके प्रतिहारों के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। कलिंजर जीत लिया, राज्य की सीमाएं गंगा तथा यमुना तक विस्तृत हो गई, है ना, गंगा यमुना को टच करने लगी ऊपर जाकर के। महान साम्राज्यवादी शासक है ना, जिन्होंने पाल वंश को हराया, कलचुरी वंश को हराया, सोम वंश जो कौशल में स्थित था उनको हराया। देखिए पाल वंश भी पराजित होने लगा है यशोवर्मन। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि वही पाल वंश है ये धर्मपाल के समय, जिनकी सीमाएं पंजाब तक पहुंच गई थी, तक्षशिला तक पहुंच गई थी, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में हालत खराब हो गई इनकी। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर और विशाल जलाशय का निर्माण करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट। चतुर्भुज मंदिर का सीधा सा आएगा किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। ठीक, यशोवर्मन के बाद आगे बढ़ते हैं तो आते हैं धंगदेव। तो स्वतंत्र होने लगे थे धंगदेव के समय, क्या हुआ? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। साम्राज्य विस्तार आप देखिए, साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक, और मंदिर देखिए आप, तो मंदिर जो है मतलब किस प्रकार की यहाँ पर वास्तुकला है मंदिर की, ठीक है, देख करके मजा आ जाए। तो यमुना नदी उत्तर में, चेदी एवं मालवा है ना साउथ में, वाराणसी तक, और इधर ग्वालियर। साम्राज्य विस्तार हो गया। तो वास्तविक स्वाधीनता के जो जन्मदाता थे, यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि धंगदेव के समय यह प्रतिहारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। और जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए तो मैंने आप कॉन्सेप्ट बताया था कि महाराजाधिराज की उपाधि दे देंगे, क्योंकि एक सामंत जो होगा, एक सामंत का हमेशा उपाधि रखते थे महाराज की, लेकिन यहां पर महाराजाधिराज की उपाधि कब देंगे? जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। कलिंजर को राजधानी बनाया, ठीक है। अब ये वो समय है, मैंने बताया था धंगदेव के समय क्या हुआ था, महमूद गजनवी के आक्रमण शुरू हो गए थे। आक्रमण शुरू हो गए थे तो यहाँ पर अफगानिस्तान वाले पार्ट में यदि देखें, ये पंजाब आ गया और पंजाब के इधर अफगानिस्तान वाला पार्ट है। अब अफगानिस्तान वाले पार्ट में यहाँ पर एक राजवंश था जिसका नाम था हिंदू शाही, ठीक है। अब ये हिंदू शाही राजवंश अकेला ही सारे आक्रमणों को झेल रहा है, ठीक है, जो भी आक्रमण हो रहे हैं सब अकेला झेल रहा है। तो इसकी सहायता करने के लिए चलो कम से कम इतना तो सोचा कि इसकी सहायता की जाए। यहाँ पे एक राजनीतिक एकता का प्रदर्शन करते हुए एक हिंदू संघ बनाया, ठीक है, हिंदू राजाओं का संघ, और उस संघ में धंगदेव शामिल हुए, ठीक है। और इसका मकसद ही क्या था, सुबुक्तगीन के जो आक्रमण हो रहे थे, ठीक है, पहले सुबुक्तगीन ने किया, बाद में महमूद गजनवी ने किया, ठीक है। उस समय शासक कौन था, हिंदू शाही शासक जयपाल को सैन्य सहायता पहुंचाना। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी के आक्रमण शुरू हो जाएंगे 1001 से, ठीक है। खजुराहो के प्रसिद्ध, अब वहां पे जो मंदिर था उसके बाद 2 मंदिर और, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, वहां पे चतुर्भुज मंदिर बनवाया था यशोवर्मन ने, यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अंतिम जो अपने प्राण त्याग किए वो कहां पर किए, गंगा यमुना संगम मतलब इलाहाबाद। ये थे धंगदेव, ठीक है। धंगदेव के बाद में आते हैं गंडदेव, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपने पिता की तरह इन्होंने भी क्या किया, गंडदेव ने भी क्या किया, है ना, अपने पिता की तरह ये भी आगे चल करके उस हिंदू संघ में शामिल होंगे। वहां पर जयपाल के पुत्र कौन आ जाएंगे, आनंदपाल। तो आप हिंदू शाही राजवंश, जो इसका भी एक इतिहास रहा है कि एक भारत का इनिशियल द्वारपाल कौन थे, प्रतिहार वंश, प्रतिहार के बाद कौन बन जाते हैं, हिंदू शाही। और ये हिंदू शाही शासक पहले कौन आएंगे, जयपाल। जयपाल के बाद कौन आ गए, आनंदपाल, ठीक है। जयपाल को सुबुक्तगीन ने हराया था, आनंदपाल को आगे चल करके महमूद गजनवी हराएगा, ठीक है। तो गंडदेव है ना चंदेल वंश के शासक बने, हिंदू संघ में शामिल हुए। अब हिंदू संघ में शामिल हुए लेकिन वो एक संघ की प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, ठीक है, वो हारते गए वहां पर, है ना, जयपाल भी हार गए,
आनंदपाल भी हार गए और फाइनली महमूद गजनवी इंटर हो गया। और एक बार इंटर नहीं हुआ, 17 बार हुआ, देखेंगे अभी चल के। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय प्रतिहार शासक राज्यपाल, ये अंतिम समय चल रहा है, एक प्रतिहार जो द्वारपाल कहे जाते थे, महमूद गजनवी के आक्रमण से क्या हुआ है, आत्मसमर्पण कर दिए और भाग गए वहां से। ठीक है ना, युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए, है ना, आत्मसमर्पण कर दिया था। गंडदेव ने क्या किया, अपने पुत्र विद्याधर को भेजा कि राज्यपाल को दंडित करो। विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या की थी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कथाएं हैं, आपस में कनेक्ट कीजिए। हिंदू शाही वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है, चंदेल वंश, आपस में सब कनेक्टेड है। ठीक है, घटनाएं चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, यही तो मजा है इतिहास पढ़ने में। आगे फिर आए विद्याधर, गंडदेव के पुत्र विद्याधर। ठीक है, विद्याधर के बारे में सर्वाधिक शक्तिशाली समझ सकते हैं कि जिनके सामंत थे प्रतिहारों के, उन्हीं को दंडित करने के लिए गए थे और उनको मार भी दिया। ठीक है, राज्यपाल का वध किया था प्रतिहार राजा। क्यों किया था पता है, अब ज्यादा उसको बार बार इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। परमार राजा भोज, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, राजा भोज को हराया, गांगेय देव को हराया जो कलचुरी शासक थे। ठीक है, फाइनली एक अच्छे डिप्लोमेट भी थे। जब महमूद आक्रमण कर रहा था कहां पर, बुंदेलखंड पर, तो बुंदेलखंड को बचाना था, बुंदेलखंड को बचाना था। अब पता चल गया था कि जो हिंदू राजाओं को संघ बना है वह महमूद के आक्रमण रोकने में विफल हो गया है, बुंदेलखंड को बचाना है, तो बोले एक शांति समझौता किया जाए। तो यहां पर क्या हुआ, विद्याधर ने शांति समझौता किया। शांति समझौता करके, है ना, जैसे तैसे महमूद को बुंदेलखंड से दूर धकेला। शांति समझौते के बाद महमूद ने बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं किया। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव, है ना, बहुत सारे मंदिरों के बारे में हमने देखा है, उनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। ठीक, इतना हुआ। विद्याधर के बाद, है ना, देखिए विद्याधर के बाद कोई बहुत महान राजा नहीं हुआ, छोटे छोटे से राजा हुए हैं जो कि इतने प्रभावशाली नहीं थे। तो फिर सीधा यहाँ पर आते हैं परमर्दी देव परमल। ठीक है, परमार्दी देव भी लिखा रहता है और परिमल रखा रहता है बहुत सारी किताबों में, जिनके बारे में हमने जिक्र किया था कि यह वो समय था जब चंदेल इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन शाकंभरी के चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा की शक्तियां यहाँ पर बढ़ रही थी और उन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण करके बुंदेलखंड को चौहान वंश में मिला लिया। उस समय यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था परमर्दी देव परमल। और इसी समय की जो घटना है वो ये है कि आला और उदल, जो महान योद्धा माने जाते हैं बुंदेलखंड के, वो मारे गए। ठीक है, तो इस प्रकार चंदेल वंश लगभग समाप्त हो गया, चौहान वंश में मिला लिया गया। और चौहान वंश आगे चल करके किस में मिल जाएगा, चौहान वंश आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में मिल जाएगा। तो जिसकी जिक्र मैं आपसे वहां पे किया था, आलाखंड। तो आलाखंड जो है, आलाखंड कवि जगनिक की रचना है, विश्व की सबसे लंबी लोक कथा है, विश्व की सबसे लंबी लोक कथा आलाखंड। ठीक है, बहुत फेमस है, बुंदेलखंड में जाओगे तो हर कोई इससे परिचित होता है। ठीक है, चंदेल राजाओं ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। देवनागरी लिपि का भी इतिहास है, ब्राह्मी लिपि से आई है देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी के अक्षर हैं सारे के सारे, पता होगा आपको। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर अधिकार कर दिया और 1305 में पूरे चंदेल राज्य को दिल्ली में मिला लिया गया। चंदेल राज्य दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपना यहाँ पर चंदेल वंश की भी समाप्ति हुई। तो जो राजवंश हमने स्टार्ट किया था, कहां से हमने स्टार्ट किया था, तो वापस से बताता हूं एक बार। नन्नुक जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक से स्टार्ट किया था। ठीक है, धंगदेव के समय स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, साम्राज्य विस्तार गंडदेव और विद्याधर ने किया था। विद्याधर बहुत शक्तिशाली था और वो अंत कहां पर हो गया, परमर्दी देव के समय।
और आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। तो इस प्रकार अपना चंदेल वंश समाप्त होता है।